जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में आज की तारीख में जो भी पति पत्नी के विवादों को लेकर हमारे सामने परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उन परिस्थितियों को देखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश दे दिया गया है, नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अब जब भी मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाएगा, न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इन 8 फैक्टर्स के आधार पर ही किया जाना चाहिए और करना ही होगा। अगर इन आधारों पर मेंटेनेंस का निर्धारण नहीं होगा तो मेंटेनेंस की अपील आगे चलकर खारिज भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब ये 8 फैक्टर्स क्या हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पति पत्नी का जब भी वाद विवाद होता है, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन एक केस जरूर लगाया जाता है क्रिमिनल केस के साथ भी, मतलब 498 है तो लगाया अगर शारीरिक क्रूरता या मानसिक क्रूरता हो रही है, लेकिन उसके साथ सबसे पहला केस होता है मेंटेनेंस की मांग करना। ये आज की तारीख में अगर हम वास्तविकता में बात करें तो ये महिला को अपना मौलिक अधिकार लगने लगा है। चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे बात कुछ भी हो, चाहे पक्षकार कुछ भी पक्ष रखे, लेकिन बाद में वो सारी परिस्थितियां तो बाद में निर्धारण होंगी, लेकिन मेंटेनेंस की अपील, एलिमनी की अपील सबसे पहले लगाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम वास्तविकता पर बात करें तो एक महिला को गलत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो महिला गलत है, अगर हम उस पर फैक्ट पे बात करें तो शायद वो महिला न्यायालय तक पहुंचती ही नहीं है, लेकिन जो महिला अपने अधिकार को जान रही है वो महिला दुरुपयोग करने के लिए सबसे पहले अब न्यायालय में खड़ी हुई मिलती है, या यूं कहूं कि सबसे पहले एलिमनी की मांग की जाती है और उसके बाद मेंटेनेंस की मांग की जाती है। मतलब केस तो चलना शुरू होता है जब होता है, लेकिन पहले एलिमनी मिलना शुरू हो जाती है। अब जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं बार बार, उनके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताते हुए ये नई गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि जो अतुल सुभाष के केस की परिस्थितियां सामने आई हैं, तो अगर एक महिला को उसके मौलिक अधिकार देना आवश्यक है, उसी प्रकार एक पुरुष को भी उसके अधिकार मिलना चाहिए या एक पुरुष के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये 8 फैक्टर्स के आधार पर ही मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहले जब पति को यह आदेश दिया जाए कि पत्नी को मेंटेनेंस इतना देना है या मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाए, तो सबसे पहले पति के स्टेटस को ध्यान में रखा जाए। मतलब पति किस प्रकार की लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। मतलब पता चल रहा है कि पति किसी भी प्रकार से एक सामान्य जीवन जीता है, मतलब उसकी कोई लाइफस्टाइल में कोई लग्जरी शामिल नहीं है, लेकिन पत्नी अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीने के बाद भी पति से मेंटेनेंस की मांग कर रही है, क्योंकि नीड्स तो वो पूरी कर लेती है लेकिन वह लग्जरी लाइफ जीने के लिए डिमांड कर रही है। तो यहाँ पर आपको पति का एक स्टेटस देखना होगा। मतलब पति का सामाजिक आर्थिक स्टेटस क्या है, उसकी सोसाइटी में इमेज क्या है, या वो किस प्रकार की सोसाइटी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर मैं आपको ज्यादा घुमा फिराकर ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मेंटेनेंस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं। बाकी ये मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहला फैक्टर यही है कि आपको पति की लाइफ स्टाइल देखनी होगी, उसी के आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण करना होगा। साथ ही दूसरा, पत्नी की नीड्स कितनी है, पत्नी की जरूरत है भी या नहीं मेंटेनेंस लेने की, या पत्नी के साथ बच्चे हैं। नीड्स में क्या कहेंगे, जो अगर हम साफ भाषा में कहें तो रोटी, कपड़ा, मकान या स्वास्थ्य से संबंधित। मतलब पत्नी की बेसिक नीड्स क्या हैं और बेसिक नीड्स किस हद तक जाकर पूरी की जा सकती है। मतलब अगर पति कैपेबल नहीं है तो आप उससे लग्जरी लाइफ की मांग नहीं कर सकते, जो कि हम सामान्य ये सोचती है महिला कि मुझे पति की लाइफ, मतलब जो हमारे मेंटेनेंस का निर्धारण की बात होती है उसमें ये कहा जाता है कि पति की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग पत्नी की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की जब मांग की जाती है तो ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे उसके पति से ज्यादा लग्जरी लाइफ कोई नहीं जीता और वह उसी के आधार पर अपने लिए मेंटेनेंस की मांग करती है। बल्कि
पति एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है और यहाँ पर पत्नी अच्छा खासा जीवन जी रही होती है, तब भी वह मेंटेनेंस की मांग करती है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पत्नी की बेसिक नीड्स क्या है, वो पहले वो पूरी होना चाहिए, उसके बाद ही आगे कोई बात करनी चाहिए। मतलब उसके बाद ये देखना चाहिए कि पति किस हिसाब से लाइफस्टाइल जी रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस का निर्धारण होना चाहिए। और इसमें जो मैंने आपसे कहा, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, ये बेसिक नीड्स आएंगी कि मतलब इसमें अगर इनके अलावा डॉक्टर के खर्चे वगैरह ये शामिल होंगे, या बच्चा है तो बच्चे की जो एजुकेशन से संबंधित है या बच्चे के लिए जो नीडफुल जरूरतें हैं वो पूरी होना चाहिए। साथ ही आपको दोनों का, जो रजनीश वर्सेस नेहा का केस है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय आपको दोनों का इनकम एफिडेविट मंगाना चाहिए। मतलब दोनों की क्या इनकम है, दोनों की क्या प्रॉपर्टी है, दोनों की क्या एफडी है, या इस प्रकार से उनके आय व्यय का विवरण न्यायालय के समक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों के, ये बात आप याद रखना कि पति के नहीं, दोनों के। मतलब अगर पति कमाता है तो पति का तो मंगाइए ही, लेकिन पत्नी अगर नहीं कमाती है तो भी पत्नी को न्यायालय के समक्ष अपनी इनकम एफिडेविट लाना होगा, ताकि ये क्लियर हो सके कि वास्तव में पत्नी की आय इतनी नहीं है या पत्नी नीडफुल है, पत्नी पति पर डिपेंड है, या ये पता चले कि पत्नी हो सकता है कि पति से अच्छी खासी लाइफस्टाइल मेंटेन करती हो। तो इसलिए दोनों की इनकम एफिडेविट न्यायालय के समक्ष होना चाहिए। अगला, अगर पत्नी ने विवाह के समय अच्छा खासा कमाती थी लेकिन पत्नी ने जॉब छोड़ दिया, यहाँ पर दो परिस्थितियां हैं। पत्नी ने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ा है या पति के परिवार वालों के कहने पर जॉब छोड़ा है। इसमें एक कंडीशन और होती है कि जनरली जो हमारी फैमिलीज होती हैं उनमें ये कहा जाता है कि हमारा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है, हमें बहू की इनकम की जरूरत नहीं है, या मेरी पत्नी घर संभाले, मैं बाहर का मैनेज कर लूंगा, या मेरे पास इनकम के इतने सोर्सेज हैं। तो डिपेंड करता है कि वाइफ ने जॉब क्यों छोड़ा, अपनी मर्जी से छोड़ा, पति के कहने पर छोड़ा, फैमिली की नीड्स के लिए छोड़ा, या पत्नी करना नहीं चाहती थी इसलिए पत्नी ने जॉब छोड़ दिया। तो यहाँ पर किन परिस्थितियों में पत्नी के द्वारा जॉब छोड़ा गया, पत्नी की एजुकेशन क्या थी, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर पत्नी ने जॉब छोड़ा है, समय अवधि जो मतलब इनके विवाह विच्छेद की जो समय अवधि है वो कितनी है। जैसे अगर मान लीजिए किसी पति पत्नी की नहीं बनी और 1-2 साल बाद ही तलाक ले रहे हैं, तो यहाँ पर पत्नी कैपेबल है, मतलब पत्नी में इतना हुनर या इतनी क्वालिटी, इतनी क्वालिफिकेशन है कि पत्नी दोबारा अपने आप को उस जॉब में ज्वाइन कर सकती है और अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। या पत्नी यहाँ पर बहुत लंबे समय तक हाउसवाइफ रही है और उसके बाद इनका विवाह विच्छेद हो रहा है, तो उस कंडीशन को भी आपको देखना होगा कि अब पत्नी चाहकर भी अपने आप को उस जगह पर खड़ा नहीं कर सकती। मतलब अगर एक लंबे समय तक, मान लीजिए 10 साल 12 साल बाद पत्नी हाउसवाइफ रही, उसके बाद में पत्नी तलाक पर, दोनों का विवाह विच्छेद हो रहा है और उसके बाद पत्नी अगर ज्वाइन करना चाहेगी तो नेचुरल है कि उसे इतने जल्दी वो अपने आप को उस जगह तक नहीं ले जा सकती और ना ही वह कंफर्ट रह सकती। तो एक कंडीशन यहाँ पर ये भी देखनी होगी कि आखिर किन परिस्थितियों में पत्नी जॉब छोड़ा है पत्नी ने और किन परिस्थितियों में आज की तारीख में तलाक हो रहा है। तो ये चीजें न्यायालय के द्वारा कही गई है। साथ ही ये भी देखना है कि पति की इनकम तो पत्नी ने दिखा दी। अगर मान लीजिए आपने इनकम एफिडेविट मंगाया और इनकम दिख रही है, तो आपको उसमें ये भी देखना होगा कि पति के ऊपर डिपेंड कितने लोग हैं। मतलब नेचुरल है, पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही व्यक्ति तो नहीं है, मतलब पति के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी ही तो नहीं है। पति के ऊपर उसके वृद्ध माता पिता भी हो सकते हैं, अनमैरिड भाई बहन भी हो सकते हैं, या पति की ये सेकंड मैरिज हो तो उसके बच्चे भी हो सकते हैं। मतलब पति की लायबिलिटी भी हो सकती है, एमआई भी हो सकती है, पति को कोई हाउस लोन भी हो सकता है, कोई कार लोन भी हो सकता है। मतलब इस तरह की पत्नी की
पति की कोई और जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। तो आपको मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय ये सारी चीजें भी देखनी है। और इसमें एक चीज और ऐड की गई कि आपको ये भी देखना है कि ऐसा नहीं कि इनके बीच में जब खटपट होना शुरू हुई उसके बाद ही पति के द्वारा कोई भी चीज फाइनेंस करा ली गई या कोई ऐसा लोन ले लिया गया। तो यहाँ ये भी नहीं, मतलब अगर महिला के साथ भी किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें न्यायालय को देखकर ही आगे अपने इस मेंटेनेंस का निर्धारण करना चाहिए। और साथ ही अगर महिला कैपेबल नहीं है तो यहाँ पर जो हम एलिमनी और मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर महिला कैपेबल नहीं है, महिला हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर नेचुरल है कि महिला को न्यायालय तक पहुंचने का खर्चा भी उसके पति को देना होगा, क्योंकि जब वो हाउस वाइफ है उसके पास कोई अन्य सोर्सेज नहीं है। तो आने जाने का खर्च, वकील जो एडवोकेट हायर करेगी उसका खर्च, जो केस में उसको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उसका खर्च, या केस चलने के दौरान उसकी जीविका कैसे चलेगी उसका खर्च, ये सारी चीजें न्यायालय को देखना होंगी। साथ ही इनके तलाक की वजह क्या है, क्योंकि पत्नी अपनी मर्जी से नहीं रह रही, पति उसको अपने साथ नहीं रख रहा, या पत्नी का अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर है, तो ये सारी चीजें भी देखकर ही मेंटेनेंस का निर्धारण करना होगा। अगर इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा तो अब अतुल सुभाष जैसी कहानियां निर्मित नहीं